हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सैटरडे है, एक स्पेशल क्लास करने वाले हैं ईडियम्स और फ्रेजेस पे। हर ईडियम की एक इंटरेस्टिंग सी बैक स्टोरी है, ओरिजिन स्टोरी है, जहाँ से वो ईडियम या फ्रेज निकला है। अगर आप उस कहानी को समझ लेते हैं तो ज़िंदगी भर वो ईडियम आपके दिमाग में बैठ जाएगी और बार बार उसको रटने का जो है ना, इस पूरे काम से आपको मिल जाएगी मुक्ति। तो इसी आइडिया पे बेस्ड है अपनी ये पूरी की पूरी सीरीज़, जहाँ पे एसएससी, बैंकिंग और वेरियस एग्जाम्स की 400 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स अपने नोट्स में से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज पार्ट नंबर 8 है, पिछले 7 पार्ट्स हो चुके हैं। आप ज़रूर से उनका फ़ायदा लें, जाकर के देखें उनको। चलिए शुरू करते हैं। एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से देना इस सेशन को, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचे और जल्दी से अपनी सीरीज़ को अपने पूरा कर सकें। आज की पहली ईडियम है बैंकर्स आवर्स। देखो, आज हमने बिजनेस थीम रखी है पूरी क्लास की। आज की जितनी भी इडियम्स आपको मिलेंगी व्यापार, बिजनेस और बैंकिंग से रिलेटेड मिलेंगी। इससे क्या आपको याद रखने में ज़्यादा सहूलियत होगी। देखो, बैंकिंग आवर्स का मतलब है ऐसे आवर्स, ऐसे घंटे जो बैंकर से रिलेटेड हैं। अब इसका मतलब क्या है? आपने कई बार देखा होगा, भाई बैंक में लंच चल रहा है, एसबीआई के एम्प्लॉय खाना खा रहे हैं, एसबीआई या पीएनबी कोई भी बोल दो, और बाहर लंबी सी लाइन लगी हुई है, क्यू लगी हुई है, अंदर एम्प्लॉयज़ खाना खा रहे हैं। अब तो इंडिया में बंद हो गया, लेकिन पहले बहुत होता था ये। आप जब भी जाओगे बैंक में कुछ बोल रहे होंगे, हम खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, है ना। तो ये सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं थी, ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम थी। बैंकर्स इस तरीके से ट्रीट करते थे सब चीज़ों को, लोगों को, कि वहाँ से इस ईडियम को निकाल दिया। बैंकर के आवर वो आवर हैं जो बहुत कम होते हैं। एक ऐसा वर्किंग डे जिसमें बहुत ही कम आवर्स हों, उसको बोलते हैं बैंकर्स आवर्स। समझ में आया? मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ इस ईडियम को। जैसे द स्टोर रिमेन्स ओपन फॉर बैंकर्स आवर्स ऑन वीकेंड्स। शनिवार और रविवार को, वीकेंड्स को स्टोर खुला रहता है बैंकर आवर्स के लिए। बैंकर्स आवर का मतलब क्या है? 4 या 5 घंटे के लिए ही खुलता है, पूरा दिन नहीं खुलेगा। शॉर्ट वर्किंग डे रहता है शनिवार और रविवार को। आई बात समझ में? तो यहाँ से इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब ये बैंकिंग और ये एसबीआई पे कोई दिल पे मत ले लेना, अपने इस ईडियम को याद करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से ये निकली है। ओरिजिन इसका यही था। नेक्स्ट वाली पे आ जाओ, बीन काउंटर। बड़ी इंटरेस्टिंग ईडियम है ये भी। मान लीजिए एक ऐसा आदमी हो जिसको काउंट करने का बड़ा शौक हो। आप उसको जो दो वो काउंट करने लग जाए। आप उसको कॉइन्स दो तो वो कॉइन्स गिनने लगे। आप उसको बीन यानी कि दाल भी दे दो ना, बीन क्या होती है? दालें। अगर आप उसको दाल भी पकड़ा दो 1 किलो 1 kg, तो वो दाल को भी गिनने लगे, दाल के दाने दाने अलग करने लगे। अब ऐसा आदमी कौन होगा भाई? जिसको कैलकुलेशन का जुनून होगा। अब ऐसा आदमी कौन होता है जिसको कैलकुलेशन का जुनून होता है? ये होता है एक अकाउंटेंट। तो बीन काउंटर वो आदमी है जिसमें बड़ा एंथुसियाज्म है अकाउंटिंग को लेकर के, काउंटिंग को लेकर के। अकाउंटेंट को कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी से ज़्यादा मतलब नहीं होता, घाटे में जा रही है, प्रॉफिट में जा रही है। इसको सिर्फ इतना पता है कि कितना हमारे पास पैसा आया और कितना हमारे पास पैसा गया, बस ये काउंट करता है। तो बीन काउंटर हो गया एक फाइनेंस ऑफिसर या अकाउंटेंट। मिस स्मिता हैज़ बीन अ बीन काउंटर एट आवर कंपनी फॉर 10 ईयर्स। मिस स्मिता रही है एक अकाउंटेंट, बीन काउंटर, हमारी कंपनी में 10 सालों के लिए। चलिए, इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है ईडियम को। आ जाओ नेक्स्ट वाली पे, टू कट कॉर्नर्स। बड़ी ही इंपॉर्टेंट ईडियम है, एग्जाम्स में आप देख चुके हो प्रीवियस ईयर पेपर्स में। कट कॉर्नर्स होता क्या है? आपने एक प्रोडक्ट बनाया 100 रुपये का, ठीक है, ये उसकी डायमेंशंस हैं। फिर आपको पता लगा ये प्रोडक्ट बाजार में 90 रुपये से ज़्यादा का तो बिक ही नहीं सकता, हमने बड़ा महंगा बना दिया है। अब आप इसकी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करोगे, लेकिन कॉस्ट आप कम कर नहीं पा रहे हो। इसका साइज़ भी इतना ही चाहिए, इससे जो काम करवाना है उसके लिए इसका साइज़ इतना होना ही चाहिए। तो आप क्या करोगे? लास्ट में आप इसके कॉर्नर्स काट दोगे कि चलो जितना बच जाए ना माल उतना ही अच्छा है। समझ रहे हो? कट कॉर्नर्स का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन में भी कंजूसी करना, अपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करना जहाँ पे कॉस्ट कम नहीं हो सकती, और अगर कॉस्ट कम की तो आप उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को ख़राब कर दोगे। ये एक नेगेटिव ईडियम है, समझ गए ना। इकोनॉमाइज करना या ट्राई टू प्रोड्यूस करना किसी चीज़ को जितना सस्ता हो सके उतना सस्ता, चाहे उसकी क्वालिटी ही बिगड़ जाए। नेगेटिव वे में यूज़ होने वाली ईडियम है कट कॉर्नर्स। अब मैं यूज़ करके दिखा रहा हूँ, आपको आइडिया लगे कैसे बनती है। कह रहा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स हैव स्टार्टेड कटिंग कॉर्नर्स ऑन बिल्ड क्वालिटी टू प्रोड्यूस लो कॉस्ट डिवाइसेस। स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स ने शुरू कर दिया है कट कॉर्नर करना, अपनी कॉस्ट को कम करना, और किस चीज़ पे? प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी पे। स्मार्टफोन्स बड़े कमज़ोर से बन रहे हैं आजकल, बिल्ड क्वालिटी पे कंपनी जो है कट कॉर्नर कर रही है। और क्यों कर रही है भाई? प्रोड्यूस करने के लिए सस्ते डिवाइसेस को, लो कॉस्ट डिवाइसेस को। तो ऐसे ये कट कॉर्नर नाम की ईडियम आपको दिमाग में बिठानी है। आ जाओ नेक्स्ट पे।
अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जो स्टूडेंट्स किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और मेरी गाइडेंस में करना चाहते हैं, ज़रूर से अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। आपकी अपनी ऐप है, फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा YT योर इंग्लिश ट्यूटर का। ऐप पे आपको बेसिकली 3 कोर्सेज मिलेंगे। एक तो मिलेगा राइटिंग का, बिल्कुल बेसिक से आपको एडवांस लेवल तक सिखाया जाता है इंग्लिश में लिखना। एक मिलेगा बैंकिंग और एक मिलेगा SSC। बैंकिंग SSC कोर्स में आपको सारा बैंकिंग और SSC की सभी वैरायटी के क्वेश्चंस तैयार करवाए जाते हैं, प्रैक्टिस करवाई जाती है उनकी सही अप्रोच के साथ। तो इनका फ़ायदा आप ले सकते हो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, क्लरिकल PO सभी एग्जाम्स के लिए। और राइटिंग के कोर्स में आपको 70 से 80 आवर्स में बिल्कुल बेसिक से किसी भी एग्जाम के लिए लिखना सिखाया जाता है। फ़ायदा ले सकते हो आप इन कोर्सेज का, हज़ारों लोग लिख चुके हैं। ये अपनी ऐप है, इसको डाउनलोड करें, फर्स्ट कमेंट में लिख रखा है। कोई भी क्वेरी हो इन नंबर्स पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको मेरी टीम से बात हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में अपनी अ बायर्स मार्केट। ये क्या होती है भाई ऐसी मार्केट जिस पे बायर का दबदबा हो। बायर कौन होता है? खरीदार। और खरीदार का दबदबा होने का मतलब क्या है? खरीदार मार्केट में बहुत कम है और बेचने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब खरीदार जिस प्राइस पे किसी चीज़ को मांगेगा उसी प्राइस पे बेचने वालों को देनी पड़ेगी। बायर्स मार्केट में सारे ही सेलर्स हैं, माल को बेचने वाले तो बहुत सारे आगे, लेकिन खरीदार के पास इतने सारे विकल्प हैं, इतनी सारी चॉइसेस हैं, उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या लूँ। समझ में आ गई ना बात? बायर्स मार्केट जिसमें बायर के पास एडवांटेज हो, जो जितना मोल भाव कर सके बायर उतना उस मार्केट में कर सके। व्हेन द US लिफ्ट्स ऑयल एक्सपोर्ट सैंक्शंस फ्रॉम ईरान एंड वेनेजुएला, क्रूड ऑयल विल बिकम अ बायर्स मार्केट। जब अमेरिका हटा देगा यानी कि लिफ्ट कर देगा ऑयल के एक्सपोर्ट पे लगे हुए सैंक्शंस को, प्रतिबंधों को, और किस किस के ऊपर से? एक तो ईरान के ऊपर से और एक वेनेजुएला के ऊपर से। तो क्या होगा? सारी दुनिया में ईरान और वेनेजुएला का तेल आ जाएगा, तेल के दाम गिर जाएंगे। खरीदार तो उतने ही हैं लेकिन बेचने वाले ज़्यादा हो जाएंगे। ये बन जाएगी एक सेलर्स बायर्स मार्केट। आगे बात समझ में? बेचने वाले कौन आगे? ईरान वेनेजुएला। तेल ही तेल हो गया बाजार में, खरीदने वाले तो पहले ही जितने ही हैं, तो तेल के दाम गिरेंगे और ये बायर्स मार्केट बन जाएगी। जो बायर चाहेगा उसी दाम पे दुनिया तेल बेचना शुरू कर देगी। अब देखो बिल्कुल इसका उल्टा है सेलर्स मार्केट। ये थोड़े से कंफ्यूजिंग है मुझे पता है, लेकिन आप चीज़ ध्यान रखो, जिसकी मार्केट है ना उसी का दबदबा है। अब सेलर मार्केट में सेलर का दबदबा है, इसका मतलब क्या है? सेलर बहुत कम है, बायर्स बहुत ज़्यादा हैं। हर आदमी चाहता है आपसे खरीदना, पर देने वाले सिर्फ आप हैं। अब आप जो दाम बोलोगे, जो आप सेलर हो, जो दाम बोलोगे लेने वालों को, खरीदारों को वो दाम देना पड़ेगा। तो सेलर्स मार्केट वही होती है जो सेलर्स के लिए एडवांटेजियस हो। बायर्स तो बहुत सारे हों लेकिन सेलर्स आप अकेले हों। विद द रशिया यूक्रेन वॉर, क्रूड प्राइसेस हैव रिजन टू $130 पर बैरल, एंटरिंग अ सेलर्स मार्केट। रशिया यूक्रेन वॉर के साथ ही क्रूड के प्राइसेस $130 पर बैरल पे पहुंच गए हैं। दुनिया भर में तेल लेने वाले बहुत सारे हैं, बेचने वाले बहुत कम हैं। रशिया से तेल आ नहीं रहा, क्रूड की सप्लाईज खत्म हो चुकी हैं, तो जो थोड़े बहुत बचे हैं उनके लिए सेलर मार्केट बन चुका है रशिया यूक्रेन वॉर। समझ में आ रही है ना बात? सेलर तो है ही नहीं, रशिया से तेल आ नहीं रहा, और भी तेल की सप्लाइयाँ दुनिया भर से जहाँ से आती थी वो कम हो गई हैं, इसलिए तेल के दाम बढ़ रहे हैं, सेलर मार्केट बन चुका है। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, एक बार रिपीट कर लेना। अब आ जाओ नेक्स्ट ईडियम पे, बॉल पार्क फिगर। बड़ी प्यारी ईडियम है ये। देखो बॉल पार्क क्या होता है? एक ऐसा पार्क, एक ऐसा ग्राउंड जिसमें बॉल से रिलेटेड कोई गेम खेला जाए, या फिर एक ऐसा ग्राउंड, एक ऐसा प्ले ग्राउंड जिसकी जो शक्ल है ना, जो साइज़ है, शेप जो है वो है बॉल के जैसी। तो दोनों तरीके से आप बॉल पार्क को समझ सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है इसका ईडियम का? देखो बॉल पार्क क्या होता है, जब भी इसमें कोई मैच शुरू होता है ना, तो सबसे पहले कमेंटेटर का काम क्या होता है? नंबर ऑफ ऑडियंस को एस्टिमेट करना। आप कभी भी मैच देखोगे ना तो बोलेगा 15,000 पीपल आर वॉचिंग दिस मैच, 75,000 पीपल हैव कम टू विटनेस दिस टूर्नामेंट। तो ये जो बॉल पार्क फिगर है ना, यहीं से निकला है। जब बॉल पार्क में एक कमेंटेटर एक रफ आइडिया लगाता है कि कितने लोग आज मैच को देखने आए हैं, उसी तरीके से अगर असल ज़िंदगी में भी रफ आइडिया लगाया जाए उसको बोल देंगे बॉल पार्क फिगर, अ रफ एस्टिमेट ऑफ समथिंग। यूज करके दिखा देता हूं। द मैनेजर ऑफ द कंपनी प्रेजेंटेड अ बॉल पार्क फिगर ऑफ द एक्सपेक्टेड सेल्स टू द मैनेजमेंट जो मैनेजर था जो कंपनी का, उसने प्रेजेंट किया एक रफ फिगर को, बॉल पार्क फिगर को। अब ये कैसी फिगर है? मोटी मोटी फिगर है, कम ज़्यादा भी हो सकती है। तो एक रफ एस्टिमेट दिया इसने एक्सपेक्टेड सेल्स का अगले साल की मैनेजमेंट के सामने।
चलिए, ये कहानी है इसकी, ये इसका ओरिजिन है बॉल पार्क फिगर नाम की इडियम का। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। टू सेल लाइक हॉट केक्स। देखो हॉट केक्स क्या होते हैं? ऐसे केक्स जो हॉट हों और गरम गरम ही खाए जाते हैं। और ये कब बनते हैं? जैसे ही आप, चलो हॉट केक्स को छोड़ो, आप जलेबी ले लो, इससे जलेबी, ठीक है, जलेबी। सर्दियों के दिन है, ये कढ़ाई में जलेबियाँ बन रही हैं हलवाई के यहाँ, ठीक है। अब आप देखना, जैसे ही जलेबियाँ उतरेंगी ना कढ़ाई से, हाथों हाथ बिक जाएंगी और 20 आदमी खड़े रहेंगे उसके पास। अगली कढ़ाई चढ़ेगी तब उनका ऑर्डर का नंबर आएगा। जब भी कोई चीज़ सेल लाइक हॉट केक्स करती है तो आप अपनी जलेबी से कनेक्ट कर लेना, कोई चीज़ जलेबी की तरह बिक रही है। समझ गए ना? अंग्रेज़ों की जलेबी हॉट केक ही होती है, ऐसा समझ लो आप। तो कोई चीज़ जब सेल लाइक हॉट केक हो, बड़ी जल्दी उसका सारा स्टॉक जो है सेल हो जाता है, जो है उसका खत्म हो जाता है, बिक जाता है। तो टू सेल वेरी फास्ट इज टू सेल लाइक हॉट केक्स। द लेटेस्ट बुक ऑफ द ऑथर हैज़ बिन सेलिंग लाइक हॉट केक्स ड्यू टू द कंट्रोवर्सी। जो सबसे नई किताब आई है ऑथर की, वो बिक रही है हॉट केक्स की तरह, जलेबी की तरह, कंट्रोवर्सी की वजह से। हर आदमी इस किताब को खरीद रहा है क्योंकि इससे कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है। जलेबी की तरह ये किताब जो है बिकती जा रही है। समझ में आ रही है कहानी? बड़े नेक्स्ट ईडियम पे। चलो, आज अगेन बोल रहा हूँ, लाइक्स और शेयर्स 1500 2000 लाइक शेयर्स कर दो, इस सीरीज़ को अपने 1 महीने में पूरा कर देंगे। अब अगली इडियम पे आ जाओ अपनी, जंप ऑफ द शेल्फ्स। अब क्या मीनिंग है इसका भाई? जंप या फ्लाई ऑफ द शेल्फ्स का मतलब है, देखो शेल्फ होती है ये सुपरमार्केट में होती है ना शेल्फ। शेल्फ्स इसका जो है प्लूरल है, सिंगुलर हो गया शेल्फ, ठीक है, और प्लूरल क्या हो गया? शेल्व्स। अगर कोई चीज़ जंप ऑफ द शेल्फ्स कर रही है ना, तो उसका मतलब पता क्या है? आपने शेल्फ पे उस चीज़ को रखा था और वो कूद गई थोड़ी ही देर में, मतलब वहाँ से छूमंतर हो गई, फ्लाई ऑफ कर गई। कोई चीज़ जब बहुत तेज़ी से बिकती है, ये बिल्कुल इसी का सिनोनिम है सेल लाइक हॉट केक्स का, बिल्कुल सिनोनिम मीडियम है इसकी। जब कोई चीज़ बहुत तेज़ी से बिकती है, आप उसको शेल्फ में रखते हो और इतने में कोई उठा के ले जाता है, तो अपने बोलते हैं कि इट इज़ सेलिंग लाइक हॉट केक्स या जंपिंग ऑफ द शेल्फ, ठीक है। टू सेल वेरी फास्ट एंड वेरी वेल। द लेटेस्ट बुक ऑफ द ऑथर हैज़ बिन, अब यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया या चेंज कर दिया ना, जंपिंग या फ्लाइंग ऑफ द शेल्फ्स ड्यू टू द कंट्रोवर्सी। लेटेस्ट बुक जो है ऑथर की, वो जंप ऑफ कर रही है, फ्लाई ऑफ कर रही है शेल्फ से, कंट्रोवर्सी की वजह से। दोनों इडियम सेम है, अलग अलग कहानी है। अब आ जाओ नेक्स्ट इडियम पे, रेडिंग पे। देखो रेडिंग क्या होता है? लालशाही। अगर आप थोड़ा बहुत अकाउंटिंग जानते हो तो आपने बैलेंस शीट के बारे में सुना होगा, ठीक है। इस तरफ क्या होंगे? इस तरफ होंगे, एक तरफ होंगे प्रॉफिट्स, एक की तरफ होंगे आपके सारे लॉसेस, या एक तरफ होंगी आपकी एसेट्स, दूसरी तरफ होंगी आपकी लायबिलिटीज़। मान लो राइट साइड में एसेट्स लिखी हैं आपने और लेफ्ट साइड में आपकी लायबिलिटीज़ हैं। तो लायबिलिटीज़ जो है ना, आपके खर्चे जो हैं, आपके सर पे जो कर्जा जो है, वो सब चीज़ें हमेशा रेड इंक में लिखी जाती हैं। कहने का मतलब क्या है? रेड इंक का मतलब होता है आपके ऊपर का कर्ज। आपकी बैलेंस शीट में कितना लॉस, कितना डेट आपके सर पे पड़ा हुआ है, वो कहलाएगा आपका रेड इंक। अब बिजनेस लैंग्वेज में इसको यूज़ कैसे करते हैं? द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इज इन टू मच रेड इंक। जो कंपनी की बैलेंस शीट है उसमें बहुत सारा कर्ज है, बहुत सारे लॉसेज हैं, टू मच रेड इंक है कंपनी की बैलेंस शीट में। समझ में आ गई बात? रेड इंक मतलब लालशाही, लालशाही मतलब कर्जा, यानी कि या तो कर्ज या फिर मतलब जो आपके लॉसेस। अब देखो इसका बिल्कुल उल्टा है, टू बी इन द रेड। ये उल्टा नहीं है, मतलब इसका सिनोनिम है टू बी इन द रेड। अगर कोई चीज़ इन द रेड है तो आप समझ पा रहे होंगे वो चीज़ लॉसेस के अंदर जाती जा रही है। टू मेक लॉसेस और टू बी अनप्रॉफिटेबल इज टू बी इन द रेड। द कंपनीज बिजनेस इज इन द रेड सिंस द लॉकडाउन्स वर इम्पोज्ड। कंपनी का व्यापार इन द रेड है, कंपनी का व्यापार अंदर घुसा हुआ है, अनप्रॉफिटेबल है, जब से लॉकडाउन्स को लगाया गया था। तो रेड से लॉसेस को और उसको आप जो है ना, मतलब घाटे को और कर्ज को जोड़ के रखना। अब देखो इसकी उल्टी है टू बी इन द ब्लैक। टू बी इन द ब्लैक, जब आप रेड में हो तो आप लायबिलिटी साइड में हो, आप कंपनी का कर्ज हो या घाटा हो। लेकिन अगर आप कर्ज घाटा नहीं हो ना, तो आप ब्लैक में हो, यानी एसेट साइड में हो। अगर आप ब्लैक में हो ना, तो इसका मतलब है आप एक प्रॉफिटेबल कंपनी हो, आप कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे प्रॉफिट्स को मेक कर रहे हो। द बिजनेस ऑफ ई कॉमर्स कंपनीज या वेबसाइट्स आर या इज इन द ब्लैक सिंस द लॉकडाउन्स वर इम्पोज्ड। जो बिजनेसेस हैं, जो व्यापार हैं ई कॉमर्स कंपनीज के, वो बड़े ही प्रॉफिट में हैं, इन द ब्लैक है, जब से लॉकडाउन्स को लगाया गया था। लॉकडाउन लगा तो सारी दुनिया के बिजनेस खत्म हो गए, लेकिन अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इनके बिजनेस बढ़ गए, तो ई कॉमर्स के बिजनेस हो गए इन द ब्लैक। तो रेड और ब्लैक को अपने को लेके चलना है। अब इसका देखो बिल्कुल बराबर सा है, टू ब्रेक इवन समथिंग। ब्रेक इवन क्या होता है? देखो ये है ना, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे प्रॉफिट और लॉसेस बराबर हो गए हैं। ये आदमी जितना कमा रहा है उतनी इसकी कॉस्ट है,
समझ में आ रही है बात? एक ऐसे पॉइंट पे आ जाना जहाँ पे हर चीज़ ब्रेक हो जाए। आपने कहाँ से ब्रेक किया इस पॉइंट को? जहाँ पे सब चीज़ें इवन है, लॉस और प्रॉफिट बराबर है, ना आप मुनाफा कमा रहे हो ना आप ज़्यादा जो है घाटा खा रहे हो। टू हैव योर एक्सपेंसेस इज इक्वल टू योर प्रॉफिट्स इन अ बिजनेस इज टू ब्रेक इवन। समझ में आ गई ना बात? एकदम इवन पॉइंट पे आ गए हो आप, सब चीज़ें बराबर हैं। सिंस इट्स अराइवल इन इंडिया इन 2012 Amazon इज येट टू रीच ब्रेक इवन इन इट्स इंडिया ऑपरेशंस। अपने अराइवल से ही, जब से अमेजोन इंडिया में आया है 2012 में, तब से अमेजोन अभी भी बाकी है अपने ब्रेक इवन पे पहुंचना अपने इंडिया ऑपरेशंस के अंदर। तो अमेजोन आज भी घाटे में चल रहा है इंडिया में, इसने आज भी 1 रुपया भी इंडिया से नहीं कमाया। समझ में आ गया ना सेंटेंस? तो ये ब्रेक इवन जो है ना, वर्ब और नाउन दोनों ही तरीके से यूज़ होता है। अगर पॉइंट की बात करो तो ये नाउन बन जाएगा, और इस पॉइंट तक पहुंचने की बात करो तो ये वर्ब बन जाएगा। आ रही बात समझ में? येट टू ब्रेक इवन अगर लिख दूं तब ये बन गया इन्फिनेटिव, और रेट टू रीच ब्रेक इवन लिख दूं तब ये ब्रेक इवन बन गया एक नाउन। अब आ जाओ नेक्स्ट इडियम पे। राइट ऑफ समथिंग या राइट समथिंग ऑफ, दोनों तरीके से इसको लिखा जा सकता है। देखो, राइट का मतलब होता है लिखना, और राइट ऑफ का मतलब होता है मिटाना। जो लिखा हुआ है उसको आपने ऑफ कर दिया, राइट का बिल्कुल उल्टा कर दिया, डिलीट कर दिया, इरेज कर दिया। जब आप किसी चीज़ को राइट ऑफ करते हो ना, तो आप पता क्या करते हो? या तो अपने बैलेंस शीट में से, अपनी कंपनी के अकाउंट्स में से लॉस को काट देते हो। लॉस काटने का मतलब क्या है? आपने मुझे 100 रुपये दिए थे, मैंने देने से मना कर दिया, 10 साल आपने मुझसे मांगे, फिर 10 साल बाद आपको पता लग गया मैं नहीं दूंगा, आपने अपनी अकाउंटिंग बुक में मेरे नाम जो 100 रुपये डाले हुए थे वो काट दिए। अब आपने इस लॉस को राइट ऑफ कर दिया है, आपने बोला कि मैं इसको आज से भूलता हूँ, अपने व्यापार पे फोकस करूँगा। तो पहला मीनिंग हो गया राइट ऑफ का, बैड डेट या लॉस को अपनी अकाउंटिंग में से ख़त्म कर देना। अब देखो दूसरा इसका रीज़न, दूसरा इसका जो है मतलब कनेक्शन क्या है। मान लो आपने मेरे को 100 रुपये दिए थे, आपने 100 रुपये मेरे से ले नहीं पाए और 100 रुपये अपनी बैलेंस शीट में से राइट ऑफ कर दिए, साथ ही साथ आप मुझे भी राइट ऑफ कर दोगे। आज के बाद मैं आपके दोस्तों की लिस्ट में शुमार नहीं होऊंगा। किसी इंसान को या किसी चीज़ को अपने दिमाग से हटा देते हो ना, उसको भी राइट ऑफ करना बोलते हैं। समझ में आ गई बात? किसी चीज़ को कंसीडरेशन से बाहर निकालना, वो भी राइट ऑफ। किसी लोन को अपनी अकाउंटिंग में मिटा देना, वो भी राइट ऑफ। यूज़ करके दिखा देता हूँ दोनों तरीके से। पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैड टू राइट ऑफ ह्यूज एनपीएस गिवन टू मिस्टर माल्या। पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भूलना पड़ा, राइट ऑफ करना पड़ा बहुत बड़े एनपीएस को, नॉन परफॉर्मिंग एसेट लोन्स को, जो मिस्टर माल्या को उन्होंने दिए थे। और दूसरे तरीके से द मैनेजमेंट हैज़ रिटन ऑफ हिज नेम फॉर प्रमोशन। मैनेजमेंट ने राइट ऑफ कर दिया है, कंसिडरेशन से बाहर कर दिया है उसके नेम को प्रमोशन के लिए। इस साल प्रमोशन की लिस्ट में उसका नाम मैनेजमेंट के दिमाग में बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ गया? चलो देखो, दो मीनिंग होते हैं ईडियम्स के, मैं कोशिश कर रहा हूँ दोनों ही आपको बताऊँ। ये पहला वाला आप 90% केसेस में देखोगे, दूसरा वाला 10% केसेस में देखोगे, लेकिन कोशिश अपनी क्या है कि आपको दोनों आते हों। किसी काम को एक बार करो और इस तरीके से करो, फिर से ना करना पड़े। टू कैरी द डे, नेक्स्ट ईडियम है कैरी द डे। इस पूरी ईडियम का नाम हुआ करता था टू कैरी द ट्रॉफी ऑफ द डे। किसी दिन की ट्रॉफी को ले जाना, मतलब क्या है? आपकी उस दिन विजय हुई है, आप उस दिन जीते हो। तो कैरी द डे का मतलब होता है विजयी होना। और कैसे? विन करना किसी के कंप्लीट सपोर्ट को। कैरी द डे में किसी को हराना वराना नहीं होता। आप अपनी बात के लिए अगर सपोर्ट को विन कर लेते हो सबकी तरफ से, देन यू कैरी द डे। अब यूज करके दिखा देता हूं मैं। डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन द पार्टी वॉज एबल टू कैरी द डे अमंग द वोटर्स। स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के बावजूद पार्टी एबल थी कैरी द डे करने में, कंप्लीट सपोर्ट को विन करने में अपने वोटर्स के बीच, अमंग द वोटर्स। समझ में आ गई? इस तरीके से ईडियम आपकी यूज होगी। चलो नेक्स्ट ईडियम अपनी, टू गो बेली अप। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट ईडियम है, इंटरेस्टिंग भी है। देखो, बेली मतलब आपका पेट, अप मतलब ऊपर, और गो मतलब जाना, या गो मतलब होता है बिकम होना, यानी हो जाना, है ना। जैसे ही हैज़ गोन बैंकरप्ट, वो बैंकरप्ट हो गया है। तो गो का मतलब जाना भी होता है और हो जाना भी होता है, बन जाना भी होता है। अगर आप बिकम हो रहे हो पेट ऊपर वाले, तो आप कैसे हो रहे हो? मोटे ताजे हो रहे हो क्या? नहीं। ये एडियम बनी है मछलियों से। जब मछलियाँ डेड हो जाती है ना, तो ये ऊपर तैरने लगती हैं पानी के, और इनकी बेली ऊपर की तरफ हो जाती है, बाकी शरीर नीचे की तरफ हो जाता है। मछलियाँ ही नहीं, बहुत सारे जानवर दूसरे भी आप जो देखोगे। बेली अप का मतलब होता है मर जाना। और अब अपने बिजनेस की बात कर रहे हैं ना, तो ये आज की जो ईडियम है इसका मतलब होगा किसी बिजनेस का ख़त्म हो जाना।
समझ में आई? मछली मर गई, बेली अप ऊपर हो गई उसकी, पानी के ऊपर वो तैरती हुई मिलेगी, पेट दिखेगा आपको उसका उल्टा, है ना, उल्टी दिखेगी वो आपको, मछली है कोई भी जानवर। और वैसे ही अगर कोई बिजनेस भी आउट ऑफ बिजनेस हो गया है, बैंकरप्ट हो गया है, वहाँ पे इस इडियम को अपने यूज़ कर लेंगे। अब यूज़ करके भी दिखा देते हैं। ऑल मेजर एयरलाइन कंपनीज हैव गॉन बेली अप ड्यू टू हाई टैक्सेस एंड बैंड पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट। सारी बड़ी बड़ी एयरलाइन कंपनीज जो हैं वो डूब चुकी हैं, बैंकरप्ट हो चुकी हैं, बेली अप गो कर चुकी हैं गवर्नमेंट की ख़राब पॉलिसी और हाई टैक्सेस की वजह से। चलिए आ जाओ नेक्स्ट इडियम पे। इन ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट देखोगे ना आप तो इस तरीके से होता है, वाइट पेपर पे ब्लैक इंक के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होती है, ब्लैक इंक में वाइट पेपर पे कुछ लिखा होता है। वाइट, ब्लैक एंड वाइट का मतलब ही है इन राइटिंग। ये एडवर्बियल फ्रेज है एक। अगर किसी चीज़ को इन राइटिंग करते हो तो आप उसको इन ब्लैक एंड वाइट करते हो। कहने का मतलब है आप उसको कागज़ पे लिख करके दे रहे हो जैसे कॉन्ट्रैक्ट को लिखा जाता है। द कंपनी प्रोवाइड्स अ 5 ईयर गारंटी ऑन इट्स प्रोडक्ट्स इन ब्लैक एंड वाइट। कंपनी देती है 5 ईयर की वारंटी को अपने प्रोडक्ट्स पे ब्लैक एंड वाइट के अंदर, इन राइटिंग, राइटिंग के अंदर। समझ में आ गई ना बात? जैसे आपको किसी ने बोला कि यार ऐसा ऐसा हो जाएगा, आप उसको क्या बोल रहे हो, लिख के दे मुझे, मैं नहीं मानता तेरी बात को, मुझे तो ब्लैक एंड वाइट में चाहिए। अब ये इडियम आप यूज़ कर रहे हो, मुझे तो इन राइटिंग चाहिए जो तुम बोल रहे हो, तुम्हारी बात पे मेरा कोई जो है भरोसा नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट इडियम पे। अ किकबैक, बड़ी प्यारी इडियम है ये भी। किकबैक क्या होता है, देखो मान लो एक आदमी है, इसने 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया कहीं से, और किससे कमाया, किसी दूसरे आदमी की मदद से जिसने इसको इलीगली मदद की थी। जैसे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, बड़ा अधिकारी है, कोई पॉलिटिशियन है ना, तो ये 100 रुपये जो कमाए इसमें से 10 रुपये किक बैक कर रहा है, जहाँ से हेल्प मिली थी वहाँ पे 10 रुपयों को बैक में किक कर रहा है। किक बैक का मतलब पता क्या होता है, एक रिश्वत की या ब्राइब की राशि। और ये कौन सी राशि है, कौन सी रिश्वत है, कौन सी अमाउंट है, जो काम होने के बाद दी जा रही है, पहले नहीं दी जा रही। गलत तरीके से कुछ कमाया, फिर उस कमाई में से, पाप की कमाई में से एक छोटा सा हिस्सा किसी को दे के आए जिसने आपकी मदद की थी, वो हिस्सा कहलाएगा अ किक बैक। अ पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट पेड टू समवन हु फैसिलिटेटेड द प्रॉफिट वाया इलीगल मीन्स। समझ में आ गया? द पॉलिटिशियंस रिसीव किकबैक्स फ्रॉम द सैंड माफिया ऑफ द सिटी एंड हैव टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू एवरीथिंग। पॉलिटिशियंस ने रिसीव किया किकबैक्स को, समझ गए, किकबैक्स को मतलब रिश्वत को, काली कमाई को, और कहाँ से, सैंड माफिया से, और उन्होंने टर्न कर दिया है एक ब्लाइंड आई को सब चीज़ों के लिए। अब ये टर्न अ ब्लाइंड आई, ये मैं आपको करवा चुका हूँ इडियम पिछली वाली क्लास में। जिन लोगों को आती है कमेंट्स में अपडेट करना, पिछला तो नहीं भूलोगे ना, नया सीखते हुए अपडेट करो। टर्न अ ब्लाइंड आई टू समथिंग, टर्न अ डेफ ईयर टू समथिंग, इनके क्या मीनिंग होते हैं कमेंट्स में डालो, जिनके सही होंगे हार्ट से दूंगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इडियम है रेड टेप। देखो अगर आपने कभी क्राइम सीन देखा हो मूवीज़ वगैरह में, तो इस तरीके से लाल रंग की टेप लगी होती है इस पर, और इस पर क्या लगा होता है, डू नॉट क्रॉस, डू नॉट क्रॉस क्राइम सीन, या इस पर लिखा होगा डिस्ट्रिक्ट पुलिस, है ना। तो ये जो लाल रंग की टेप लगाने का जो काम है ना, ये जनरली जोड़ा गया नौकरशाही के साथ में, किसी भी कंट्री की नौकरशाही के काम ही क्या होता है, कहीं पे कोई बैन लगाना हो तो लाल रंग की टेप मार के चले जाते हैं। जैसे किसी प्रॉपर्टी को मतलब इन्होंने सीज करना हो तो दरवाजे पे क्या करेंगे, लाल रंग की टेप से दरवाज़ा चिपका देंगे और फिर उसके ऊपर लिख देंगे इट इज़ सीज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ये रेड टेप जो है ना, सरकार की उस पावर से आया जिसमें सरकार बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाती हैं। अब ये रेड टेप बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में क्या है, प्रोस्पेक्टिव में क्या है, जब इतने कानून बने हो, एक्सेसिव रूल्स बने हो सरकार के द्वारा कि बिजनेस करना ही मुश्किल हो जाए। हिंदी बोलते हैं इसको लाल फीताशाही, है ना, लाइसेंस राज भी बोलते थे पहले के टाइम में। आपको कोई नया काम करना है, 1500 लाइसेंस आपको लेने पड़ेंगे सरकार से, 1500 जगह जाकर के 1500 बार आपको रिश्वत देनी पड़ेगी, फिर बिजनेस फैक्ट्री खोलने का आपको लाइसेंस मिलेगा। तो ये जो रेड टेप थी, लाल फीताशाही थी, इसकी वजह से हमारे बिजनेसेस बड़े ख़राब होते थे। आजकल ये रेड टेप जो है बहुत मिनिमाइज हो गई है। यूज़ करके दिखा देता हूँ। इंडिया एलिमिनेटेड इट्स रेड टेप आफ्टर 1992 टू हेल्प बिजनेसेस फ्लॉरिश। इंडिया ने ख़त्म कर दिया अपनी लाल फीताशाही को, रेड टेप को 1992 के बाद में, हेल्प करने के लिए बिजनेसेस को फ्लरिश होने में, फलने फूलने में। जब जितनी रेड टेप होगी उतना ही पिछड़ा हुआ देश होगा। बढ़े आगे, चलो। टू टेक स्टॉक, ये बड़ी सिंपल सी इडियम है, आप देखते समझ जाओगे। स्टॉक जानते हो आप, माल सामान कंपनी का गोडाउन में स्टॉक रखा होता है। और टेक स्टॉक करने का मतलब क्या है, आप स्टॉक गोडाउन में गए कंपनी के और हर चीज़ को काउंट करने लगे। टेक स्टॉक करने का मतलब होता है किसी कंपनी के गोडाउन में जाना, किसी बिजनेस में, और सारे माल की अकाउंटिंग करना, इन्वेंट्री को देखना। भाई इतना हमने ख़रीदा था,
इतना खर्च हो गया या इतना बेच दिया, इतना ख़राब हो गया और इतना हमारे पास बाकी है। इसको बोलते हैं टेक स्टॉक करना। अब देखो इसका रियल लाइफ में मीनिंग क्या होगा, किसी सिचुएशन का जायज़ा लेना। जैसे माल का जायज़ा लेने गोडाउन में गए, वैसे किसी सिचुएशन को असेसमेंट या अप्रेज करने कहीं पे चले गए। यूज़ करके दिखाते हैं। द पीएम विजिटेड ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। पीएम साहब ने विजिट किया ड्रॉट से अफेक्टेड, सूखे से प्रभावित एरियाज को सिचुएशन का जायज़ा लेने के लिए, टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन करने के लिए। समझ में आ गई? दोनों ही तरीके से ईडियम आपको यूज़ करनी है। चलो सेकंड लास्ट ईडियम है टू डू समथिंग इन अ वॉक या ब्रीज। ये मैंने आपसे पिछले वीक पूछी थी, अब इस वीक अपने इसको फटाफट से देख लेते हैं। अगर कोई चीज़ आप वॉक में कर रहे हो, मान लो ये 5 आदमी भाग रहे हैं, ठीक है, ये भाग रहे हैं और आप क्या कर रहे हो, वॉक करके भी इन आदमियों को हरा के चले गए। समझ रहे हो मेरी बात को? ये तो भाग रहे हैं पूरा दम लगा के, आप तो टहलते टहलते इनको हरा करके चले गए। ब्रीज का मतलब क्या होता है, ठंडी ठंडी हवा। कोई आदमी जो है 15 आदमी ये भाग रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं और आप वॉक कर रहे हो और अचानक से आपको लग रहा है ऐसे ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मतलब मज़े में किसी काम को करना और इतने अच्छे तरीके से करना कि कोई कर ना पाए, उसको बोलते हैं टू डू समथिंग इन अ वॉक या ब्रीज। किसी चीज़ को अकॉम्प्लिश करना, किसी टास्क को पूरा करना, लेकिन ज़्यादा एफर्ट्स ना लगाना। जैसे 15 आदमी भाग रहे थे, पसीना बहा रहे थे, लेकिन आप तो वॉक करके ठंडी ठंडी हवा में उन 15 आदमियों को जो है हरा करके चले गए। समझ में आ गई ना बात? रशियन फोर्सेज हैड एक्सपेक्टेड टू विन द वॉर विद यूक्रेन इन अ वॉक या इन अ ब्रीज, ओनली टू बी प्रूवन इनएक्यूरेट लेटर। रशियन फोर्सेज ने एक्सपेक्ट किया था कि वो वॉर को यूक्रेन के साथ जो हुई है उसको जीतेंगे बड़े ही आराम से इन अ वॉक या इन अ ब्रीज, लेकिन महज बाद में जाकर के उनकी ये जो सारी कहानी है जो है इनएक्यूरेट और जो है प्रूवन हुई। ओनली टू बी प्रूवन इनएक्यूरेट लेटर का मतलब है बाद में जाकर के ये सब चीज़ें जो है गलत निकली। समझ में आ गया? चलो अब यहीं पे रैप अप करेंगे आज के सेशन को। ज़रूर से सेशन को रीच पहुंचानी है, आपको रीच दिलवानी है स्टूडेंट्स तक। शेयर कर दिया करो जहां आपको चाहिए हो। 3 ईडियम्स मैं आपके सामने छोड़ रहा हूँ, 2 ही छोड़ रहा हूँ, है ना, 2 या 3 देख लेना। हार्ड सेल, आपके सामने 2 पिक्चर्स हैं, आइडिया लगाओ इनसे क्या निकलेगा। हार्ड सेल का, हार्ड सेल है ना, 2 पिक्चर्स हैं, इनसे आपको रिलेट करना है। फिर एक ईडियम और बताते हैं आपको, टू टेक आफ्टर समवन। टू टेक आफ्टर समवन, ये तो आप जुड़वा भाई देख रहे हो ना, मोटू पतलू। टू टेक आफ्टर समवन, इस ईडियम का इससे सीधा सीधा कनेक्शन बनता है। और एक ईडियम आपके लिए और छोड़ रहा हूँ, टू टेक अगेंस्ट समवन। ठीक है, मुझे पता है बड़ा मुश्किल होता है पिक्चर्स देख करके ईडियम्स को गैस करना, लेकिन कहानी जब मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीक में तब आपके लिए इजी हो जाएगा। जितना हो सके सर्च करना नेट पे, याद रखे, खुद से जब सर्च करते हो ना तो हमेशा याद रहती हैं चीज़ें, और डालना कमेंट्स में जिनको ईडियम ऑलरेडी आती हो। चलिए मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। कोर्सेज सब भी अवेलेबल है एप्लीकेशन पे। एक लाइक और एक शेयर सेशन को जरूर से दें। कोई क्वेरी हो, ये व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं। अंटिल देन, साइनिंग आउट।